नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित एक सार और समीक्षा के कुछ बड़े दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। और ये किताब मतलब कोई आम फाइनेंस किताब तो है नहीं? बिल्कुल नहीं, है ना। ये ज्यादा इस बारे में है कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंस में भाई सफलता मतलब सिर्फ ज्ञान, आंकड़े, ये सब। हाँ, नंबर्स का खेल। हाँ, नंबर्स का खेल। लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल अलग नजरिया दे रहा है। कहता है कि हमारा व्यवहार, हमारी आदतें शायद वो ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि व्यवहार सिखाना मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल तो है, पर आज हमारी कोशिश यही है कि पैसे के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, उसे थोड़ा बेहतर समझें। एकदम सही। और देखिए, ये समीक्षा इसी बात पे जोर देती है कि कैसे हमारे जो निजी अनुभव हैं, हमारी भावनाएं हैं और यहाँ तक कि हमारे जो अनजाने पूर्वाग्रह होते हैं, वो हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर कितना गहरा असर डालते हैं। हाँ, मतलब एक तरह से अदृश्य शक्ति की तरह। हाँ, ये अदृश्य शक्ति वाली बात सही है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि हमारा अपना इतिहास, जैसे कि हम किस माहौल में पले बढ़े, जी, वो पैसे को लेकर हमारा नजरिया तय कर देता है। जैसे जिसने बचपन में मान लीजिए थोड़ी तंगी देखी हो, हाँ, उसका पैसे को देखने का तरीका उस व्यक्ति से बहुत अलग होगा जो हमेशा से संपन्न रहा है। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि कोई भी पैसों को लेकर पागलपन वाले फैसले नहीं लेता। हर किसी के फैसले उनके अपने अनुभव के हिसाब से उन्हें सही लगते हैं। पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम बस अपने अतीत के अनुभवों में ही फंसे रह जाते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि हम अतीत के कैदी हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि हमें अपने अनुभवों की जो सीमाएं हैं उन्हें पहचानना चाहिए। अच्छा। ये समझना कि हमारा नजरिया पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि दूसरे लोग अलग तरह से क्यों सोच रहे हैं, शायद उनके अपने अलग अनुभव के कारण, तो हम दूसरों के लिए ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और अपने फैसलों पर भी सवाल उठा पाते हैं। कोई जानबूझकर गलत फैसला नहीं लेना चाहता है ना। हर फैसला उस पल में उस व्यक्ति के लिए तो तर्कसंगति लगता है। ये बात समझ में आई। और ये सिर्फ हमारे अंदर की बात ही नहीं है ना। स्रोत भाग्य और जोखिम जैसी बाहरी ताकतों पर भी काफी जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब सफलता मिली तो मैंने किया, असफलता मिली तो किस्मत खराब थी या उसके वजह से हुआ। एकदम से। और यहीं पर विनम्रता का महत्व आता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि सफलता में भाग्य का और असफलता में जोखिम का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। इसे स्वीकार करने से न सिर्फ हम सफलता में ज्यादा विनम्र बनते हैं, बल्कि दूसरों की असफलताओं के प्रति भी ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं। सही। ये हमें समझने में मदद करता है कि दुनिया उतनी व्यवस्थित और पूर्वानुमानित नहीं है जितना हम सोचना पसंद करते हैं। और इसी अनिश्चितता के बीच एक और जाल है जिसमें हम आसानी से फंस सकते हैं। वो कभी पर्याप्त नहीं वाला जाल। हाँ, ये बहुत बड़ा जाल है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये जानना कितना जरूरी है कि कब रुकना है। बिल्कुल। कब कहना है बस इतना काफी है। हमेशा और ज्यादा के पीछे भागने में क्या खतरा है? खतरा ये, और ये बहुत गंभीर है, कि हम उन चीजों को दांव पर लगा देते हैं जो हमारे पास हैं और जिनकी हमें वाकई जरूरत है। हाँ, उन चीजों के लिए जो हमारे पास नहीं है और जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं। ये अक्सर सामाजिक तुलना से आता है, दूसरों को देख के। अच्छा। या फिर अपनी सीमाएं लगातार बढ़ाते रहने की जो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, उससे। पर्याप्त की अपनी परिभाषा तय करना और उस पर टिके रहना, ये वित्तीय संतुष्टि के लिए शायद सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। वरना आप ऐसे जोखिम उठा सकते हैं जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर दे, सब कुछ खत्म। ये बात सीधे तौर पर अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के फर्क से जुड़ती है। स्रोत कहता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। हाँ, जिनके लिए अलग मानसिकता चाहिए। हाँ, क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प अंतर बताया गया है। अमीर बनने के लिए शायद आपको जोखिम लेना पड़े, आशावादी होना पड़े, बड़ी छलांग लगानी पड़े। लेकिन एक बार जब आप संपत्ति बना लेते हैं तो उसे बनाए रखने के लिए बिल्कुल विपरीत गुणों की जरूरत होती है। थोड़ी सी घबराहट, बचत पर जोर देना। अच्छा। और ये डर कि जो आपने कमाया है वो किसी भी पल जा सकता है। अमीर बनना शायद एक तेज दौड़ जैसा हो,
स्प्रिंट जैसा। हाँ, लेकिन अमीर बने रहना एक लंबी मैराथन है, जिसके लिए धीरज चाहिए, सावधानी चाहिए। ये टिके रहने के बारे में है, सर्वाइवल। और जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर महंगी गाड़ियों, आलीशान घरों पर जाता है। हाँ, जो दिखता है। हाँ, जो दिखता है। लेकिन श्रुत में मैन इन द कार पैराडॉक्स का जिक्र है कि हम सोचते हैं हमारी महंगी चीजें दूसरों को इम्प्रेस करेंगी, पर असल में लोग उन चीजों को देखकर बस अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। सोचते हैं काश मेरे पास ये होता। बिल्कुल। तो फिर सच्ची संपत्ति क्या है अगर वो नहीं जो दिखती है? सच्ची संपत्ति, जैसा कि स्रोत बताता है, वो है जो दिखती नहीं। ये अनदेखी संपत्ति है। अनदेखी संपत्ति मतलब आपकी बचत, वो निवेश जो आपने खर्च नहीं किए। ये पैसा आपको महंगी चीजें नहीं देता शायद, पर उससे कई ज्यादा कीमती चीज देता है। क्या? विकल्प, लचीलापन और सबसे बढ़कर अपने समय पर नियंत्रण। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, समीक्षा में ये भी कहा गया है कि एक अच्छी बचत दर मतलब सेविंग्स रेट, वो अक्सर शानदार निवेश रिटर्न या ज्यादा आय से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये आपको आजादी देती है अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने की, अवसरों का लाभ उठाने की। ये आपको कंट्रोल देती है। ये बात बहुत गहरी है। अच्छा, एक और विचार जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया वो ये है कि हमें पूरी तरह तर्कसंगत या रैशनल होने की जरूरत नहीं है, बस उचित होना काफी है। हाँ, इन दोनों में क्या फर्क है और ये क्यों मायने रखता है? देखिए, तर्कसंगत होने का मतलब है एकदम ठंडे दिमाग से सिर्फ आंकड़ों के आधार पर फैसले लेना, भावनाओं को पूरी तरह से हटाकर। जो कि मुश्किल है। बहुत मुश्किल, क्योंकि हम इंसान हैं, भावनाएं तो हमारे फैसलों का हिस्सा हैं ही। उचित होने का मतलब है इसे स्वीकार करना, एक ऐसी वित्तीय योजना बनाना जो शायद कागज पर एकदम परफेक्ट ना हो, 100% ऑप्टिमल ना हो, लेकिन व्यवहारिक हो, जिस पर आप लंबे समय तक टिके रह सके। वो उस उत्तम योजना से बेहतर है जिसे आप फॉलो ही ना कर पाएं और कुछ ही समय में छोड़ दें। मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है परफेक्शन से। बिल्कुल, लंबी अवधि तक टिके रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या हमें वित्तीय फैसले लेते समय इतिहास पर ध्यान देना चाहिए? क्या कहता है स्रोत इस बारे में? स्रोत कहता है कि इतिहास एक मार्गदर्शक हो सकता है, गाइड हो सकता है, लेकिन नक्शा नहीं, मैप नहीं। अच्छा, मार्गदर्शक पर नक्शा नहीं। हाँ, मतलब हम इतिहास से लालच और डर जैसी जो मानवीय भावनाएं हैं, उनके पैटर्न सीख सकते हैं। वो बार बार दोहराए जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया लगातार बदल रही है और अतीत की घटनाएं भविष्य की गारंटी नहीं है। हमेशा अप्रत्याशित घटनाओं के लिए, मतलब आश्चर्य के लिए, सरप्राइज के लिए जगह रखनी चाहिए। बाजार की जो अस्थिरता है, वॉलेटिलिटी, वो कोई जुर्माना नहीं है। वो लंबी अवधि में रिटर्न कमाने की कीमत है जो चुकानी पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, ये सब वित्तीय सफलता के लिए उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना कि तकनीकी ज्ञान। हाँ, ये जानना कि कब रुकना है, भाग्य और जोखिम की भूमिका को समझना और बचत जैसी अनदेखी संपत्ति के मूल्य को पहचानना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सबक हैं। एकदम सही कहा। और अंत में एक विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय सफलता का असली मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? बल्कि मन की शांति, आजादी और अपने समय पर नियंत्रण पाना होना चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर हम इस अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें तो हमारे आज के वित्तीय निर्णय कैसे बदल सकते हैं?